नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मिडिल ईस्ट में फिर महाजंग के आसार नजर आ रहे हैं। एक बार फिर विनाशक जंग की आशंका है। वजह है हॉर्मुज की नाकाबंदी। इस्लामाबाद में शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकाबंदी करने का ऐलान किया। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में अपने विनाशक युद्धपोतों को तैनात किया। हॉर्मुज में नाकेबंदी लागू होते ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया। अमेरिका ने चेतावनी दी है, अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो इसका अंजाम ईरान को भुगतना होगा। ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो सही वक्त पर भीषण हमला होगा। लेकिन अमेरिकी धमकी से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ईरान ने अमेरिकी शर्तों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने हॉर्मुज में अपनी मिसाइल बोट की ताकत दिखाई। सवाल है, क्या तेल के लिए अब समंदर में जंग होगी? क्या मिडिल ईस्ट में फिर महातबाही होगी? आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। समंदर में युद्धपोतों की गर्जना, दहशत पैदा करती मिसाइलों की आवाज और बारूदी जंग का अभ्यास। यह ट्रेलर है समंदर में छिड़ने वाले उस महाजंग की, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हॉर्मुज में महातबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। ये तस्वीरें मुंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए शेयर की हैं। तस्वीरों में ईरान ने अपनी मिसाइल बोट्स की ताकत दिखाई है और कैप्शन में लिखा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ईरान ने अमेरिका को यह चेतावनी तब दी है जब ट्रंप ने दुनिया में क्रूड ऑयल सप्लाई के सबसे अहम रूट हॉर्मुज की नाकाबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका ने नाकाबंदी शुरू करने के लिए 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए हैं, जिनमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। अमेरिकी युद्धपोत फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर के हिस्सों में तैनात किए गए हैं। अमेरिका ने नाकाबंदी के पास आने पर जहाजों को खत्म करने की चेतावनी दी है। हॉर्मुज की घेराबंदी कर अमेरिका ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने का प्लान बनाया है। ईरान को झुकाने के लिए हॉर्मुज के पास अपने विनाशक युद्धपोतों को तैनात किया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अमेरिकी शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, ईरानी लोगों ने दुश्मन के मंसूबों को नाकाम किया। नेशनल रेजिस्टेंस की वजह से देश को गिराने की विदेशी कोशिश नाकाम हो गई। ईरान पर थोपी हुई जंग को ईरानी जनता ने नाकाम कर दिया। हॉर्मुज पर किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। अगर अमेरिका अपनी दबाव वाली नीति छोड़ता है और ईरानी जनता के अधिकारों का सम्मान करता है तो समझौते का रास्ता निकल सकता है। ईरान का संदेश साफ है कि समझौता तभी होगा जब अमेरिका झुकेगा, हॉर्मुज पर अपनी जिद को छोड़ देगा। लेकिन इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भौहें चढ़ गई हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज के साथ ही न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी ईरान को आखिरी चेतावनी दे दी है। They will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. ट्रंप के साथ ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ईरान को सख्त चेतावनी दी है। जेडी वेंस ने कहा, ईरान के साथ समझौते को लेकर अब गेंद तेहरान के पाले में है। अमेरिका ने अपनी शर्तें स्पष्ट कर दी हैं और अब आगे बढ़ना ईरान पर निर्भर है। इस्लामाबाद में हुई वार्ता में कुछ प्रगति हुई, लेकिन अंतिम समझौता नहीं हो सका। अमेरिका ने परमाणु हथियार नहीं बनाने को लेकर अपनी शर्तें साफ रखी हैं। अगर ईरान इन शर्तों को मानता है तो अमेरिका उसे सामान्य देश की तरह ट्रीट करने को तैयार है। अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़ा है और ईरान अपनी बातों पर, और इस बीच दोनों एक दूसरे को तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं। सवाल है कि अब समंदर में जंग छिड़ेगी? क्या मिडिल ईस्ट में तबाही की नई तस्वीरें दिखेंगी? क्या इस जंग की वजह से पूरी दुनिया तबाह होगी?
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी और ट्रंप की फोन पर 40 मिनट की बातचीत हुई है। यह बड़ी जानकारी। मिडिल ईस्ट संकट को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। सीज फायर के बाद यह पहली बार मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। मिडिल ईस्ट संकट को लेकर बातचीत डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लगभग 40 मिनट दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई है। जो ताजा हालात हैं, तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। हमारे साथ डॉक्टर अजिताभ जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अजिताभ सर बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ जैद अनवर जी हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। और सैयद मोहम्मद जॉन अबिदी जी हमारे साथ हैं, जो कि ईरान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत आपका। और रवि सर हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। रवि करकरा सर हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं। रवि सर, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे और सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि 40 मिनट की बातचीत डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस हालात में कितना महत्वपूर्ण? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है अभिषेक जी। और ये 40 मिनट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब आपने देखा है कि पाकिस्तान में जो डिस्कशन थी वो फेल हो चुकी है। और इसके बारे में काफ़ी पहले भी लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान जो है वो एक बिल्कुल राइट जगह नहीं है इसको बात ले जाने के लिए। आई थिंक ट्रम्प का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बन गया है कि उनके एक तरीके से हड्डी ना अंदर जा रही है ना बाहर जा रही है, क्योंकि उनके मिड टर्म सामने आ रहे हैं। उन्हें जो पूरी जो अभी वॉर हुई है वहाँ पे उन्हें एप्स्टीन जो पूरी फाइल्स थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है। और अब ये जो हो गया है कि वो फंस चुके हैं, क्योंकि अगर आपको लेके आना था तो आपको यूएई, इंडिया और बाकी लोगों को लाना चाहिए था पीस डिस्कशन के लिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब जो 40 मिनट जो गए हैं, और आपने देखा है कि अभी जो है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब जो हैं विक्रम जी, वो भी वॉशिंगटन में ही थे। तो आई थिंक ये सारा उसी से जुड़ रहा है। और आई थिंक अल्टीमेटली, और ये मैंने पहले भी करीब 1 महीने पहले भी मैंने एक्स पे डाला था कि एक ही जो देश है जो इस पीस को ला सकता है और अलग अलग एक्टर्स के साथ ला सकता है। इंडिया की जो भारत की जो ईरान के साथ बहुत सालों से जो रिलेशनशिप रही है और जीसीसी कंट्रीज के साथ रही है, वो भारत ही कर सकता है। और इजराइल के साथ भी जो भारत का जो जो पार्टनरशिप है। तो आई थिंक इस जो 40 मिनट में एक चीज़ बड़ी क्लियर जो है वो निकल के आ चुकी होगी कि मार्को रूबियो, पीट और जितने भी बाकी लोग जो सलाहकार हैं अभी ट्रम्प के, उन्हें जितना भी बोला वो सारा उल्टा हो गया है। 45 दिन बहुत लंबा टाइम होता है, स्पेशली वेस्ट एशिया के लिए। और ईरान का स्टैंड बिल्कुल बहुत क्लियर है। ईरान जो है वो, बल्कि आज मैं बोलूँगा ईरान और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके। मैंने पिछले साल जून में लिखा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कि ईरान के पास एक बहुत बड़ा जो एक ट्रम्प कार्ड है वो यही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। सो आई वुड से कि आई होप अगर ट्रम्प जो है अपनी ईगो को छोड़े और रियली भारत के आगे हाथ जो है बढ़ाए और बोले कि आपको कोई ना कोई पीस अकॉर्ड या कोई डिस्कशन करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक आई रियली होप कि ऐसा ही हो, क्योंकि अगर एक ही जो वर्ल्ड लीडर है, जो यूएई जिसकी तरफ देख रहा है, कतार देख रहा है और सऊदी देख रहा है, ईरान के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छी रही है और साथ साथ में रूस और चाइना का तो आपको पता ही है पीछे से क्या गेम चल रहा है। तो आई रियली होप कि ये उस डिस्कशन में बात रही हो और उसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकले। बिल्कुल ठीक है। जॉन अबिदी सर, देखिए ईरान को लेकर के, जैसा अभी रवि सर को भी आपने सुना होगा कि इस समय हॉर्मुज को लेकर के सबसे स्ट्रांग पोजीशन अगर किसी की है तो वो ईरान की है। ऐसे में बातचीत के लिए आपके राष्ट्रपति भी तैयार हुए हैं और ये साफ कहा जा रहा है बातचीत नहीं करेंगे तो हल नहीं निकलेगा। क्या अब परिस्थितियां बनते हुए दिख रहे हैं? और साथ ही इसमें आज अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री से बात करते हैं तो कितना महत्वपूर्ण यह चीज भी है कि भारत भी अब इसमें मेन प्लेयर है?
बिल्कुल। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में और हमारे जो को पैनलिस्ट हजरात हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी खिदमत में आदाब और सलाम अर्ज़ करता हूँ और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों की खिदमत में सलाम और आदाब अर्ज़ करता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस वक्त जो है वो बातचीत के ही ज़रिए से इस मसले का हल निकाला जा सकता है और ऑलरेडी ईरान ने बातचीत कबूल की, पाकिस्तान में टॉक्स हुई और वो कामयाब नहीं हुई। रवि जी ने जो बात कही है उससे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन अगर बात यहाँ पर खाली बातचीत हो तो ठीक है, लेकिन बातचीत में अगर गुंडागर्दी और दादागिरी जैसी वाली अप्रोच अपनाई जाती है तो फिर वहाँ पे ये टॉक्स फेल होना फितरी सी बात है, नेचुरल है कि ये टॉक्स आगे बढ़ नहीं पाएंगी। अभी तक अमेरिका की जो अप्रोच रही है वो दादागिरी वाली रही है और अमेरिका की समझ में ये बात नहीं आ रही है, ट्रम्प की समझ में ये बात नहीं आ रही है या उनको कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा है कि जो ये बताए कि ईरान की बात अलग है, ईरान दूसरे मुल्कों से अलग है। ईरान ना ही सऊदी अरबिया है, ईरान ना ही जो है वो यूएई है, ईरान ना ही कतर है, ना ही ईरान वेनेजुएला है। इस वक्त ईरान अपर हैंड है। ईरान ने खुलकर जो अपनी बात रखी है वहां पर ये रखी है कि 45-47 साल से हम लगातार बातचीत करते आ रहे हैं, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, हम मेज के ऊपर आए हैं बातचीत की। 2 मरतबा तो आपने हमको ऐसे ही खुल्ला ही धोखा दिया है, हमारा नुकसान किया है, हमारे लीडर्स को तुमने मार दिया है, हमारे सुप्रीम लीडर शहीद हो गए हैं वगैरह वगैरह। अब अगर बातचीत के लिए हम दोबारा आए हैं तो वो आपके लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया भर के लिए आए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया वाले परेशान हो रहे हैं। वो उसकी ये जो त्राई मची हुई है इसके जिम्मेदार आप हैं, इसराइल है, आपकी प्रॉक्सी जो है। लिहाजा अब अगर बात करनी है तो तुमको हमारे शराइत के ऊपर करनी पड़ेगी, क्योंकि 47 साल से हम बहुत ही अच्छे शरीफ अंदाज में बातचीत कर रहे थे, ना कोई हमला, ना कोई धमकी, ना कोई बातचीत, ना कोई जो है वो क्या कहते हैं अटैक। तो अब यहाँ पर आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप आइए और शराफत से बात कीजिए। पिछली जो टॉक हुई है उसमें मिस्टर इराक़ची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी कहा कि 21 घंटे तक ये बातचीत चली। 18 घंटे तक हमारा फासला इंचेस का था कि हम किसी क्या कहते हैं किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, मगर आखिर के 3 घंटे में 6 से 12 मरतबा जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के वेंस साहब, इन्होंने ट्रम्प को फोन किया और उसके बाद फिर उन्होंने दादागिरी शुरू की, जिसमें 2 मेन पॉइंट थे। वो ये थे कि हुर्मुज जो है वो हमारे हमको दे दो और साथ साथ 400 यानी यूरेनियम जो तुम्हारी है वो भी तुम हमको दे दो। तो अब ये ईरान कैसे मान लेगा? ये ईरान नहीं मान सकता है। प्लस ईरान के शराइत हैं, कंडीशंस थी, उनको इन्होंने नहीं माना। अभी ईरान का जो खुला हुआ स्टैंस है सर वो ये है कि देखो भाई 47 साल से हुर्मुज के उस तरफ के जो देश थे हमारे ऊपर सैंक्शंस लग रहा था, हमारे पास हमारी करेंसी जो है वो डाउन हो रही थी, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो रहा था। आप मजे से रह रहे थे और आप आप कमा रहे थे, तेल कमा रहे थे, गैस से कमा रहे थे, हर तरीके से कमा रहे थे और हमारे यहाँ परेशानियां आ रही थी। लेकिन अब वो दौर आ गया है कि जब अदल, इंसाफ और जस्टिस होना चाहिए। एक ऐसा मुल्क के जो दुनिया में चौथे नंबर पर है तेल प्रोड्यूस करने में, जिसकी गैस जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसमें जो है वो 90 एक मिनट आगा मेरी बात पूरी हो जाए 90 मिलियन लोग हैं वहां के ऊपर, तो उनको भी जीने का हक है और ये अब जस्टिस होगा। दूसरे लोग तेल बेचेंगे तो हम भी तेल बेचेंगे, दूसरे लोग आराम से रहेंगे तो हम भी आराम से रहेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि हम तेल ना बेच पाए, हमारे यहाँ परेशानियां रहे और आप तेल बेचें और आप आराम से रहें जो अमेरिका के एलाइज हैं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है और ये बातचीत से हम चाह रहे थे हल हो जाए, बातचीत से हल नहीं हो पाई। लिहाजा अब अपने जब ताकत का रास्ता अपनाया है तो जाहिर सी बात है, आप देखें वो सैंक्शंस भी हटते हुए नजर आए, तेल बिकता हुआ भी नजर आ रहा है। लिहाजा एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बता दें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपील की है मिडिल ईस्ट में तनाव न बढ़ाएं। ये मैक्रों ने कहा है सीज फायर का सख्ती से पालन करें, जल्द से जल्द बातचीत शुरू करनी चाहिए, सीज फायर में लेबनान को भी शामिल करें, ये इमैनुअल मैक्रों ने कहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि अब मैक्रों भी इस प्रयास में जुटे हैं कि जो वार्ता फेल हुई थी इस्लामाबाद में उसकी शुरुआत जो है वो हो और वो वार्ता जो है वो आगे बढ़े। अब अजिताभ सर थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या जो पाकिस्तान में बातचीत थी उसका कोई औचित्य भी अब नजर आता है, क्योंकि जैसा अभी अबिदी सर ने कहा कि
जो कहा गया कि 21 घंटे बातचीत में 18 घंटे बस इंचेस भर की दूरी थी, लेकिन लास्ट के 3 घंटे में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब आप एक ऐसे देश को चुनते हैं बातचीत करने के लिए, मतलब मीडिएटर के तौर पे, जिसकी खुद कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अमेरिका को 2 शब्द कह भी सके कि नहीं आप टेबल पे बैठिए, लेकिन अगर इसमें मैक्रो है, इसमें अगर भारत इन्वॉल्व होता है तो फिर बहुत ही स्ट्रांग वर्जन होगा और बातचीत तरीके से हो पाएगी। देखिए अभिषेक जी, पहला तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी निश्चित रूप से डाउटफुल थी। न वहां अमेरिका के कोई एम्बेसडर हैं, न कोई सीनियर जो अधिकारी अमेरिका के कह लीजिए वाइस प्रेसिडेंट। वो 2011 में ओसामा बिन लादेन के जो अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, उसके बाद से कोई भी सीनियर ऑफिशियल वहां नहीं गया था। तो इससे समझ लीजिए अमेरिका का भी भरोसा पाकिस्तान पे नहीं था। दुनिया की तो बात छोड़िए, उसके बावजूद भी पाकिस्तान को चुना गया या पाकिस्तान खुद आगे आया इनफैक्ट। तो उसकी अपनी मजबूरियां थी, चूंकि ज्योग्राफिकल थे, कुछ वहां का पॉपुलेशन के जो अलाइनमेंट हैं वो था उनकी। सर थोड़ा सा इसमें करेक्शन चाहूंगा कि आया या ट्रंप की तरफ से जबरदस्ती लाया गया? देखिए दोनों चीजें हैं, पाकिस्तान खुद भी आगे बढ़ा और मुझे लगता है ट्रंप ने ज्यादा उसको प्रेस किया होगा, क्योंकि आपको याद होगा फरवरी में ये स्टेटमेंट खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने दिया था कि पाकिस्तान को ना अमेरिका ने हमेशा टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंका है। तो मुझे लगता है ये वही फिर से रिपीट हुआ कि पाकिस्तान को यूज करके फिर से फेंका गया। और अभी खबरें आ रही हैं कि जो सेरेना होटल में जो ये इवेंट हुआ था, एक तरह से कहिए इवेंट मैनेजमेंट ही था, वो भी उसके भी पैसे अभी तक नहीं दिए गए। बिल्कुल। तो ये तो हाल है पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि ओमान जिस तरह से आगे आया था पिछले साल जून में भी और इस फरवरी में भी, ओमान के साथ मध्यस्थता के बीच जो बातें हो रही थी, आई थिंक ओमान वाज ए बेस्ट काइंड ऑफ चॉइस उस समय। लेकिन उस पर भी भरोसा नहीं किया और वो भरोसा अमेरिका ने ही तोड़ा। बातचीत के बीच में अटैक किया गया 2 बार, पिछले साल और इस बार भी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और खास करके राष्ट्रपति ट्रंप की विश्वसनीयता पे एक प्रश्न चिन्ह लगा और विश्व में वो ये समझिए कि एक क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क हुई है। बिल्कुल। सुधाकर सर, अगर अब बड़े बड़े प्लेयर्स अगर आप इसमें अब आ रहे हैं, चाहे मैक्रो की बात कर ले या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप की बात, ये चीजें दिखाता है कि हां अब शांति की दिशा में क्या हम बढ़ सकते हैं या बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है? सुधाकर सर शायद आप म्यूट हैं। Apurva, I am going live with the other channel. I'll be free by 9 o'clock. Okay? Yeah. Okay. Sorry for the interruption. It's okay, sir. मैं अपने जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं और आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सिर्फ एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं, चाहे हम एक्सेप्ट करें या ना करें। आपका जो सवाल बीच में आया था, पाकिस्तान को लाया गया या जोर जबरदस्ती करके वो अंदर गए हैं, उसका शॉर्ट आंसर ये है, पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है यही यूएसए ने किया था। ठीक है ना? हम मिक्सअप हो जाते हैं कि 2 रिलीजियन, 2 लैंग्वेज थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी के बीच में उसको क्यों आता, दूसरा प्रोग्राम होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब नहीं तो हमारे व्यूअर्स के लिए इतना बोल देना चाहता हूँ, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पार्टीशन बाय नरेंद्र पाल, एक डिप्लोमेट है, वो किताब पढ़िए जो बैन हो गया था, बहुत अच्छा वो बताता है। नंबर 2, चाहे हम एक्सेप्ट करें या ना करें, 47 साल में ये दोनों मुल्क के जो लोग हैं नुमाइंदे, पहली बार आई टू आई कांटेक्ट और हाथ मिलाए हैं। अच्छे जगह यूनाइटेड नेशन में एक दूसरे को देखते नहीं है, अपना गर्दन मोड़ के चले जाते हैं। ठीक है ना? सो ये एक जो मिलन हुआ है ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हुआ है, और जो सीज फायर 14 दिन के लिए हुआ है ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। पाकिस्तान बैशिंग तो मैं भी करता हूँ, हम भी कहते हैं, ध्वजा उड़ाते हैं, ये देश नहीं होना चाहिए नक्शे के ऊपर। और तीसरा चीज, मैं अपने जो जॉन अबेदी साहब ने जो बयान दिया है, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं। ये एक देश है, बाय नो मीन्स एम आई ट्राइंग टू साइड विथ ईरान, नॉर एम आई साइडिंग विथ टेररिज्म, लेकिन एक देश को आप कब तक आप पूरा उनका गर्दन को मोड़ के ऐसा कोने पे ले आए हैं, 4 एक रूम में एक बिल्ली को कॉर्नर करेंगे, एक ऑप्शन ही नहीं रहता है, वो उछल के आपको अटैक करेगा। वही हो रहा है ईरान के साथ। आपने सब कुछ उनका गर्दन मोड़ दिए हैं, उनका काबिलियत कम नहीं हुआ है बल्कि
ज्यादा हो गया है। तो ये सारे चीजों के नीचे बैकग्राउंड में आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के सामने ये जो 40 मिनट की वार्तालाप हुआ है, ये भी एक डोनाल्ड ट्रंप एक नमूना है। ये प्रेसिडेंट लाइक नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम में कहना चाहता हूं, ना उनको ना बिजनेस कैपेबिलिटी दिखाए है, ना एक स्टेट्समैन की क्वालिटी है, ना एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट की काबिलियत है, ना उनकी समझ है। मुझे लग रहा है ये घूम फिर के आज के दिन में, चाहे वो कुछ भी कहें, ये JCPOA 2015 को वापस जाएंगे। क्योंकि JCPOA 2015 मेरा रिसर्च और एनालिसिस के मुताबिक मैं ये निचोड़ पर आ गया हूं कि इससे बेहतरीन कोई डील परफेक्ट नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ये भी एक डील है, ये कभी परफेक्ट नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनोमली, कुछ ना कुछ कमी होंगे, लेकिन इससे बेहतरीन ये डील के मुताबिक, ये एग्रीमेंट के मुताबिक, आप ईरान का एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था 3.67%, और उसका 97% जो था स्टॉक पाइल को एलिमिनेट करने के वादा लिया था ईरान से। और उन्होंने, आपने ये भी कहा था कि ये एटॉमिक एनर्जी IAEA के जो नुमाइंदे हैं, जो मॉनिटरिंग करते हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए जो वॉच डॉग होता है, इनके ऊपर निगाह रखेंगे। टाइम टू टाइम वो सर्टिफाई किए हैं कि ईरान ने कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया। मैं सिर्फ कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप जो है ये स्वयं में आगे है। उनका डेमोक्रेट और रिपब्लिक, डेमोक्रेट कोई भी चीज में रिकॉग्निशन हासिल करते हैं, रिपब्लिकन्स को वो अचीव नहीं कर सकते। ये डोनाल्ड ट्रंप इज ए इगोसेंट्रिक पर्सन, वो नहीं चाहते हैं बैरक ओबामा। अच्छा, उनका दूसरा चीज है ब्लैक अमेरिकन के खिलाफ कोई फुटप्रिंट या इम्प्रिंट वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनके खिलाफ वो लड़ाई चल रही है, चाहे पावर डॉक्ट्रिन की बात करिए, कोई भी चीज बात करते हैं, उनका एक अंदरूनी एक हेट ऐसा पैदाश है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आखिरी में ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान, चाहे हम कितने भी इसके ऊपर लाए कि हिंदुस्तान इज द आइडियल कंट्री, मेरा एक सलाह है हिंदुस्तान के लिए, डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ पीस ब्रोकरिंग। ये पीस ब्रोकरिंग में अमेरिका एक ऐसा देश है, ईरान को लोग समझ नहीं पाए हैं। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, लड़ाई होने से पहले, आप आग के साथ खेल रहे हो। ईरान छोटा मोटा देश नहीं है, इसका काबिलियत है जो ओपन सोर्स में आ रहा ना, विकिपीडिया CIA का स्पॉन्सर्ड, कि 3000 मिसाइल है। सॉरी, 3000 मिसाइल नहीं है, 1984-85 से इनका काबिलियत है 30 मिसाइल्स इन अ मंथ, एक साल में 360। और पिछले साल लड़ाई जब से शुरू हुई है, इनका काबिलियत बढ़ गया है 360 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ। बिल्कुल। और आपने जो कहा कि नेगोशिएशन में एंट्री नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है, और खास करके डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के हैं, जैसा अभी आबिदी सर ने भी कहा कि ऑलरेडी तो 2-3 बार चीट कर चुके हैं। तो ट्रंप कब क्या बोलेंगे और किसकी बातों को वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे, कोई नहीं जानता है। चर्चा को आगे जारी रखेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का एक बड़ा बयान आया है। हॉर्मुज में नाकाबंदी का बड़ा असर नहीं है, सप्लाई दूसरे रास्तों से जारी रखी जा सकती है। तो देखिए, नाकाबंदी को लेकर के अमेरिका ने जो प्रयास किए हैं, उस पर बयान आया है ईरान का कि इसका कोई ज्यादा असर नहीं है, सप्लाई दूसरे रास्तों से जारी रखी जा सकती है। अब ज़ैद अनवर सर, देखिए जो भी चीजें इस वक्त चल रही हैं, इसमें अगर अब शामिल हो रहा है फ्रांस या ब्रिटेन, इन दोनों के भी प्रयास हैं, क्या लगता है कि चीजें अब कम से कम तरीके से आगे बढ़ पाएंगी? लेकिन फिर सवाल आकर के वहीं अटकता है कि ट्रंप, इनको कौन प्रिडिक्ट करेगा? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि तमाम बातें सुनो, तमाम ने अच्छी बात रखी है और तमाम का स्वागत है। दूसरी बात, सबसे पहली बात है, पाकिस्तान ने एक तारीख लिखी, ठीक है ना, एक मुल्क की बात कर रहे हैं, वो तारीख में आप उसका जिक्र करिएगा। पूरे प्रोग्राम में हमने 4 से 5 दफा उसका जिक्र किया, ठीक है, ये रहेगा, तारीख में लिखी जाएगी। मामला क्या है कि पहले समझिएगा, मैंने इससे पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि ये लड़ाई रुक जाएगी। मेरी बात सदाकत हुई, या आप माने चाहे, मैंने पैरेलल बात हो रही है, लड़ाई रुकेगी। मामला क्या है कि इजराइल में राइट विंग के साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट है नेतन्याहू के साथ, और नेतन्याहू साहब के ऊपर बाकायदा करप्शन का चार्ज है। ये आप एक पहलू रख लें। दूसरी बात है कि ईरान का मामला क्या है कि ईरान के अंदर एक रिजीम चेंज करने का जो इंटरनली एक डेमोन्स्ट्रेशन तैयार हुआ था, वो कहीं कहीं नेशन के नाम पे वो रुके हुए हैं।
ये दोनों जब बार्गेनिंग करने जा रहे हैं, पहले समझिएगा, ये मामला अमेरिका का जितना नहीं है, उससे ज्यादा इजराइल का मामला बन रहा है। बात को समझिएगा, ये लड़ाई इजराइल की ज्यादा थी, पूरी दुनिया ने इस बात को ओपन किया, जबकि अमेरिका के अंदर भी ये बात थी कि लड़ाई इजराइल की थी, हम इसमें जबरदस्ती इन्वॉल्व थे। वहां के लोगों ने ये बात की, तमाम अपोजिशन ने भी ये बात की। मामला क्या है, ये लड़ाई आज, ये बार्गेनिंग एंड ऑफ द डे ये स्टॉप होगा, ये समझ लीजिए बात। प्रॉब्लम क्या है, मेरी पेशेंट को भी गलत भी हो सकती है, मगर मैं जहां से बैठ के सोच रहा हूँ, ये बात एक दफा बैठने से बात खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई रुकेगी, कुछ दिन और रुकेगी, रुकने के बाद एक फिर लड़ाई होगी, फिर ये लड़ाई रुक जाएगी। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास जो गवर्नमेंट है, नेतन्याहू अपनी राइट विंग उनके साथ है। अगर नेतन्याहू अगर आज यहाँ जाके रोकते हैं लड़ाई को, तो राइट विंग वहां से निकल जाएगी उनके साथ से। वो लेबनान में मारने का रीजन क्या था? नेतन्याहू अपने आप को बचा रहे थे दम किलर। और ये अभी बार्गेनिंग पे स्टॉप क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों लेबनान में ये मार रहे थे? तो ये तमाम बातें हैं, ये बात हो गया। जैद सर, इसमें थोड़ा सा मैं ये भी समझना चाहूंगा, चलिए ठीक है, हो सकता है कि नेतन्याहू पे बहुत सारे आरोप होंगे और उनके अंदर खाने देश में जो भी चीजें चलें, लेकिन इजराइल और ग्रेटर इजराइल की जो बात करके वो देश के लिए कर रहे हैं, उसमें तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। नहीं, आप पहले समझ लीजिए, जब आप कहीं पर किसी चीज को आप एक वादा करके बाहर जाके मार रहे थे, तो आपने बोलते यूरेनियम हम लेके आएंगे, ठीक है जी। आपने एक प्रॉमिसेस किया था पूरे नेशन से। जब नेशन की बात आती तो आपको जवाबदेही होती है। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। एक बादशाह निकला है ताज लेने के लिए, वो ताज वापस लाया नहीं लाया, ये सवाल है ना। आपका रिजल्ट क्या है? आपने जो तमाम चीज इतना जो इकोनॉमिकली नीचे आए हैं, रिजल्ट तो ये है कि वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह को हम खत्म करेंगे, हमास को खत्म करेंगे। सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। 50 साल से ईरान बात नहीं किया, क्या कर लिया ईरान के साथ? 49 years Iran has not bargaining with America. 49 years के बाद उसने बात किया। बात क्यों पाकिस्तान में हुआ, इसका एक सवाल है, पूरी दुनिया में चला है ये बात कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का एक बिजनेस है जिसे बिटकॉइन कहते हैं। बिटकॉइन में पाकिस्तान हुकूमत उसके साथ चल पड़ी है। एक फेस दिया जाएगा उसको। बात को समझिएगा, ये अमेरिकन पॉलिसी है। अगर आज नहीं कल अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां से उतरते हैं प्रेसिडेंटशिप से, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में पूरा बिटकॉइन से 60 से 65% उनका राज रहेगा। अब आते हैं दुनिया कहाँ जा रही है। दुनिया दो हिस्से में बदल रही है। कल तक एक नेटो था, आज कहीं ना कहीं स्पेन के प्राइम मिनिस्टर चीन पहुंचे हैं। अब बात को समझिए, पिछला 2 दिन पहले तो एक माहौल बदल रहा है। अब आते हैं कहीं ना कहीं आज आप समझिए, आज ईरान इतने टॉप पे भी जाके बार्गेनिंग जो कर रहा है, ये बार्गेनिंग कहीं ना कहीं रुकेगा। आप इस पे गौर कर लीजिए, मेरे बात को लिख लीजिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये बार्गेनिंग एंड ऑफ द डे रुकेगा। और रहा सवाल इंडिया का, हिंदुस्तान आज इस जगह पे है जब हिंदुस्तान को कहने की जरूरत थी। बात को समझिएगा, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मेरी बात को कोई नहीं माने, जिस वक्त आपको कंडेम करने की जरूरत थी वेनेजुएला के टाइम, हिंदुस्तान की हुकूमत को कहनी चाहिए थी। जब ईरान पे हमला हुआ उस समय हिंदुस्तान की हुकूमत को ये बात रखनी चाहिए थी। मेरा एक जहन ये है, मगर अभी जो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए नहीं करेगा। जो भी करेगा, जिसके चीन ऐसे ही उन्होंने बात किया, चीन के फॉरेन मिनिस्टर का आपने स्टेटमेंट सुना, उनका स्टेटमेंट क्या था? कि वही स्टेटमेंट इससे दिखाया जा रहा है कि एक धमकी दी जा रही है। ठीक है सर, क्या हम लोग को इन्वॉल्व नहीं करें तो पूरी दुनिया दो हिस्से में बट रही है। तो वो तो पहले भी बटी थी, लेकिन अब सवाल यही है कि आज की परिस्थिति में जो वर्ल्ड ऑर्डर है, क्या आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड ऑर्डर वो चेंज हो जाएगा? और बड़ी बात रवि सर, इसमें अमेरिका की भूमिका क्या दिख रही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए अमेरिका के उस इमेज को, जो सुपर पावर वाली थी, उसको जिस तरीके का डेंट लगा है, उससे अमेरिका को भी निपटना है और डोनाल्ड ट्रंप को भी निपटना है। मिड टर्म इलेक्शन में अगर चीजें गड़बड़ होती हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने जो पूछा है कि ये सारा जो खेल है, मैं बार बार बोलता रहा हूँ शुरू से, ये मिड टर्म की प्रिपरेशन पे ही हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, और ट्रंप, क्योंकि अभी मैंने भी ईगो के बारे में बात की थी और एरोगेंस के बारे में बात की थी, और हम लोगों ने देखा कि टैरिफ से लेके अभी से लेके ये एक बहुत बड़ा एक स्कैम भी चल रहा है, जो भी आपने बोला बिटकॉइन के बारे में, और ये बहुत बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो अमेरिका और ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बिटकॉइन के साथ जो इनका हमारे सामने सब कुछ खुल के आएगा। आप देखते रहिएगा। जितना मिड टर्म है, मेरी प्रोडिक्शन जो है कि मिड टर्म में इनकी बहुत बुरी हालत
होने वाली है और ये और भी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन करेंगे, क्योंकि अमेरिका में हमेशा ये रहा है कि जब भी मिड टर्म आने वाले होते हैं। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को वो बता दें। ट्रंप से बातचीत पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है, मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रखने पर जोर। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समय पोस्ट किया है जो डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बातचीत हुई है उसको लेकर के। रवि सर, अब बोलिए। रवि सर जी, मैं यही कह रहा था कि अभी ट्रम्प को पता है बड़ा क्लियरली कि एक ही इकॉनमी जो है वो आगे बढ़ रही है, वो है भारत। और दूसरा जो है जी कि सिर्फ जो एक ही जो नेता है दुनिया में, चाहे कुछ भी कर लीजिए जो अभी और होगा, मुझे लगता है कि एक कोई तरीके की पीस अकॉर्ड, कोई राउंड टेबल जो होगी वो आने वाले 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते में होनी चाहिए। क्योंकि इसके ये जो हॉर्मोन्स के साथ जो हुआ है, आप इसको अगर पता नहीं, अगर आप लोगों ने आईमैक के बारे में इधर बात किया नहीं की है, क्योंकि इंडिया की G20 का सबसे बड़ा जो योगदान था वो डिक्लेरेशन ऑफ आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था, और जो ये इजराइल युद्ध के टाइम रुक गया था। तो आई थिंक ये बार बार यही बात घूम घूम के आएगी कि अल्टीमेटली लोगों को एक ऑल्टरनेट रास्ता निकालना पड़ेगा और आईमैक को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। और मेरा जो बेसिक जो आपने सवाल पूछा था, जो मिड टर्म जो है उसमें डेमोक्रेट जो है बहुत ज्यादा इन चीजों को उछालेंगे, वो एप्स्टीन की फाइल को उछालेंगे और आगे और भी चीजें जो है जो फेलियर हो रही है। और वेनेजुएला के साथ जो हुआ है, अब वेनेजुएला में इंडिया इसलिए चुप रहा है क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा जो है कि अगर वो हम लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक बूम हो रहा है, तो वो एनर्जी से ही होगा ना, एनर्जी तो आएगी कहीं से। तो इसीलिए अगर वेनेजुएला को समझे तो इंडिया इसलिए चुप रहा है क्योंकि वेनेजुएला का ऑयल अलाउड नहीं था। सबसे ज्यादा उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, वापस इंडिया में हो रही है। और एक और चीज सर, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल या कहें कि विश्वास, मैक्रो ने जो पोस्ट किया है उसके बाद क्या इसकी गुंजाइश है कि आने वाले समय में डोनाल्ड, क्योंकि जेडी वेंस तो आकर के बातचीत करके जा चुके हैं, तो अगले दौर की अगर वार्ता होती है तो क्या खुद ट्रंप चेयर पर बैठेंगे, टेबल पे बैठेंगे और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान बैठेंगे दोनों आमने सामने? इसकी गुंजाइश कोई है? क्योंकि ट्रंप को लेकर के और पेजेश्कियान को लेकर के मैक्रो यही संभावना अब जता रहे हैं। रवि सर, ये सवाल में सॉरी जी आप ही से सर। हाँ नहीं, बिल्कुल। आई थिंक राइट नाउ अगर आप यूरोप को भी समझें और बाकी भी जो पॉलिटिक्स है वो बार बार वहीं पे आ जाती है कि भारत अब क्या करेगा। आई थिंक ये सब कुछ इसी पे अभी अटका हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा तहस नहस, अगर आप मार्केट को समझें और मार्केट को अगर आप देखें, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो अमेरिका हो, और चाहे वो जापान हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, मार्केट एक तरीके से परेशान हो चुकी है। और ये जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि एआई की रेवोल्यूशन के बाद जो एक रिसेशन जो आना था, जो पोस्टपोन हो गया, वो बल्कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। मेरा तो ये बहुत क्लियर है, क्योंकि जो लोग इन्वेस्ट करके बैठे हुए उनको पता है कि बेस्ट इज टू सेव योर कैश। ओके, तो राइट ठीक है नाउ सर। सिचुएशन जो है ये यही है। अबिदी सर, क्या ये संभव है ईरानी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति एक मेज पर बातचीत के टेबल पे नजर आएंगे? इसकी संभावना है क्योंकि मैक्रो के प्रयास अब वो हैं। जी देखिए, ऐसा है कि सारे देश जो हैं वो एकजुट होके वो ये चाह रहे हैं कि इस रीजन में पीस आए, हॉर्मुज खुले। हॉर्मुज खुला है, ऑलरेडी खुला है हॉर्मुज, वो कंडीशंस के साथ है, ठीक है। रही बात कि मैक्रोन साहब कह रहे हैं कि दोनों आ जाएं, संभावना ठीक है, आपकी कोई ऐसी बात नहीं कि आप इसको प्रेडिक्ट करें कि मिसाल तौर पे फला आ जाएंगे, फला नहीं आएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर फर्ज कीजिए कि आ भी जाएं, तो ट्रंप की यहाँ पर जो है वो गारंटी कौन लेगा? पेजेश्कियान साहब आ भी तो ट्रंप की गारंटी कौन लेगा कि मैक्रो साहब नहीं करेगा, बदतमीजी नहीं करेगा? जैसा कि ट्रंप की जो है वो हालत आप देख ही रहे हैं। सही बात है। मैक्रोन साहब को के लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अभी फ्रांस, देखिए इस्लाम, ये जो ईरान है ना, वो दो तरीके से पेश आ रहा है। एक तो मिलिटरीली उसने दिखा हमारा अपर हैंड है, दूसरी तरफ मोरालिटी और जो इस्लामी तालीमात है। जैसे सुप्रीम लीडर ने जो है वो कहा था कि
हम ऐसी कोई चीज बनाएंगे ही नहीं कि जो इंसानियत के खतरनाक है। आपने सुना होगा इस बात को। जी। हम नहीं बनाएंगे नहीं, लेकिन बार बार अमेरिका और स्पेशली नेतन्याहू के दबाव में ट्रम्प बार बार ये कहते हुए नजर और अभी भी कह रहे हैं जानना कि बाबा हमने पहले कह रखा है हमको नहीं बनाना है। ठीक है, कल या परसों जो है वो फ्रांस के लिए एक जहाज हुर्मुज से निकला जहां पर कोई टैक्स नहीं दिया, जिसमें फर्टिलाइजर्स गए थे। आप इस बात को सुने। इस वक्त फ्रांस में क्या हो रहा है कि फ्रांस में खेती का जमाना चल रहा है। अगर फर्टिलाइजर्स नहीं बनेंगे तो खेती बर्बाद होगी। ईरान ने मोरलिटी का लिहाज रखते हुए ये बात साबित की कि पूरे रीजन में और पूरी दुनिया में ईरान नहीं चाहता है कि त्राही त्राही मचे। फ्रांस जो नेटो का एक अलाइज है और अभी भी नेटो में है, नेटो बिखरा नहीं है, कहा जाए बिखर गए, लेकिन ईरान ने अपना बड़ा दिल करते हुए ये काम किया। ये सब इस्लामिक तालीमात के ही तहत में है कि भाई हम इंसानियत के खिलाफ नहीं है, इंसानियत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये इशारा बार बार दिया जा रहा है। ये जो मैक्रोन साहब अभी बीच में आए हैं ये उसी एक अमल का नतीजा है। यहाँ पर सीधी सी है कि जिसको शुरू में रवि साहब ने भी कहा था कि क्रेडिबिलिटी, यहाँ पर कौन लेगा जिम्मेदारी, कौन लेगा गारंटी। अगर पेजिशकियान साहब आ भी जाते हैं, पेजिशकियान एक अच्छे पढ़े लिखे शरीफ इंसान है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर ट्रम्प को देखा जाए तो ट्रम्प गाली बकने वाले हैं। ट्रम्प जो है एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए शख्सियत हैं। ट्रम्प वो है कि जो पोप को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी गाली दे रहे हैं। ट्रम्प अपने आप खुदा मानने लगा है इस वक्त। अब तो वो चाह रहा है कि उसने भी, आपने देखा होगा, डिलीट कर दिया उसने अपने AI से बनाई हुई इमेज को। तो सवाल यहाँ पर मिला के जो आता है वो क्रेडिबिलिटी और गारंटी का आता है। बिल्कुल, कब? ठीक है, गारंटी मैं देंगे, जर्मनी देगा, इटली देगा, या अगर हमारा देश जो है, हमारा मुल्क अगर आता है, इंडिया उसमें शामिल होता है, जैसा कि हमारे बुजुर्ग ने यहाँ पर कहा भी कि अगर आता भी है मुल्क तो हम अच्छे हैं, सामने वाला अच्छा नहीं है। बिल्कुल, ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को लेकर के हर कोई संशय में रहेगा ही रहेगा। और पाकिस्तान को चूंकि अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश करना था, इस वजह से और अमेरिका अगर एक बार बोलेगा तो पाकिस्तान की इतनी हैसियत भी नहीं होगी कि वो बोले कि नहीं हमारे यहाँ बैठक नहीं। अजिताभ सर, अब देखिए, हाइपोथेटिकल तो जरूर इसे कह सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो फिर युद्ध रुकता हुआ भी तो नहीं दिखेगा। मेरा टाइम हो गया, मुझे कहीं और भी जाना है। ओके, बहुत शुक्रिया आबिदी सर, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बुलाया आपने यहाँ। बहुत शुक्रिया सर। आदाब, खुदा। अजिताभ सर, देखिए यहाँ पे अभिषेक जी, मुझे ये कहना है कि युद्ध रुकने में या नहीं रुकने में मेन जो मुख्य भूमिका है वो 3 प्लेयर्स की है, इजराइल, अमेरिका और ईरान। जी, ईरान की तरफ से मैं मानता हूं कि उसको अमेरिका ने ये एहसास करा दिया कि हॉर्मुज को हथियार बना के इसको हाईजैक करके रखो, तभी तुम्हारी चलेगी, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। और मुझे लगता है इसमें सच्चाई भी है। हॉर्मुज अगर उसके हाथ से निकल गया तो ईरान की वहीं पे समझिए कि उसकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी, इसलिए वो इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। रही बात परमाणु प्रोग्राम की, जो बात है वो तो पहले भी 2015-16 में जो हो गया था, P6 P5+6+1 का, जो उसमें उसने ऑलरेडी उसको लेके रखा हुआ था, जो इनरिच्ड यूरेनियम था। तो वो बात वहां पे फिर से यही बात हम लोग लग रहा है मुझे कि पुनर्मूसिको भवा, ट्रम्प जिस एग्रीमेंट को तोड़ दिए थे अब फिर से उसी पे वापस जाने की बात हो रही है। इन सब मिला के फिर परमाणु का ही सबसे बड़ा मुद्दा उठ के आया है, क्योंकि हॉर्मुज पहले भी नहीं था, हॉर्मुज खुला हुआ था और इंटरनेशनल वाटरवेज को आप नहीं रख सकते, चाहे वो नाकाबंदी अमेरिका की तरफ से हो या ईरान की तरफ से हो, ये गलत है। इंटरनेशनल लॉज जो अनक्लोज है उसके अगेंस्ट है, और अगर इससे भूखमरी और इस तरह की जो मास इफेक्ट इसका होता है तो फिर वो वॉर क्राइम में भी आता है। तो यहाँ पे इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता हॉर्मुज की। तो अजिताभ सर, ये जो लॉज हैं या कोई भी चीज है, आपको लगता है इसका असर ट्रम्प पे हो रहा है? यही तो दुर्भाग्य है कि ट्रम्प अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपनी एक तरह से कह लीजिए कि
अभी कितने एग्जाम्पल हमारे को पैनलिस्ट ने दिया, चाहे वो पोप का एग्जाम्पल हो या नेटो का एग्जाम्पल हो, किसी को वो सुनने को तैयार नहीं है। और किसी की छोड़िए, अपने खुद के उनके मिनिस्टर्स, उनके इंटेलिजेंस के चीफ, उनके आर्मी का सोचिए, चीफ ऑफ स्टाफ को उन्होंने युद्ध के बीच में से हटा दिया। शायद ऐसा कभी होता है। तो ये दिखाता है कि अमेरिका जैसी इतनी बड़ी हस्ती और सुपर पावर इस तरह के वाकयात से रूबरू हो रहा है। ये दिखाता है कि ट्रंप कितने शायद संतुलन में नहीं है। इस तरह की भी बातें आती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे ट्रंप की क्रेडिबिलिटी और उसकी वजह से अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे संशय आ गया है। क्योंकि देखिए, ये वही अमेरिका है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो विश्व में कई सारी पॉजिटिव हुई है। लेकिन ट्रंप ने जैसे 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को निकाल लिया, अमेरिका को निकाल लिया, इंक्लूडिंग अनक्लोज, जो यूनाइटेड ने ये इंटरनेशनल वाटरवेज की जो ट्रीटी है, इसमें भी अमेरिका बाय द वे नहीं है। वो तो किसी में अब रहना ही नहीं चाहते। सोच लीजिए, अमेरिका इसका है ही नहीं, इसने साइन ही नहीं किया अमेरिका ने। ईरान ने साइन भी किया है अनक्लोज को, तो वो अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। तो दोनों देश जो इंटरनेशनल कानून है उसकी भी धज्जियां यहाँ पे उड़ रही है। ऐसे में कौन संभालेगा? और ट्रंप तो एक तरह से जो उनका आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है। तो कौन उसको कहते ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? ठीक है सुधाकर सर, सवाल अब ये है कि ठीक है, बातचीत को लेकर के टेबल अगर सजाए भी जा रहे हैं, टेबल पे अगर ट्रंप बैठते भी हैं तो ट्रंप कब क्या किसको क्या कह जाएंगे कोई नहीं जानता। पेजेश्कियान क्या ये रिस्क लेंगे कि वो ट्रंप के सामने टेबल पे बैठे? सर शायद म्यूट है सर। बहुत बेहतरीन सवाल आप पूछे। मैं हमारे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं, रवि साहब हो या मोहम्मद साहब या अजिताब साहब, जो पॉइंट्स सामने लाए हैं, ये बहुत ही अनोखा किस्म का पॉइंट्स हैं। इससे बहुत सीखने का मौका मिलता है। जो पॉइंट आप 2 बार शायद 3 बार पूछ लिए हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी टेबल के ऊपर मत लाइए। अगर आप कोई समझौता करना चाहते हैं आज के दिन में 21st सेंचुरी में, जो जियोपॉलिटिकल चर्न अगर बढ़ा हुआ है, ये एक आदमी के वजह से। ये एक ऐसा इंसान है, उसको लुनाटिक नाम के नीचे ब्रांड में डाल सकते हो। उसको कोई टेबल के ऊपर डिस्कशन के लिए मत लाइए। मैं सिर्फ यही कहूंगा, जो रवि साहब कह रहे थे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो मिड टर्म इलेक्शन है और देशवासी अमेरिकन सिटीजन्स है, इनके हाथ में सोल्यूशन है। ये अगर आप इसको आप बदल नहीं सकते हैं। ये मिड टर्म इलेक्शन, ये एक डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इसी के जरिए से ही इसके ऊपर दबाव डाल के, मैं तो कहूंगा, इस इंसान को जितने जल्दी आप इम्पीच करोगे, ना केवल अमेरिका का फायदा होगा बल्कि पूरा विश्व का फायदा। देयर इज नो कोहेरेंस, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, प्लेइंग विद फायर। ये जो नेवल ब्लॉकेड आप कह रहे हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई देश नहीं है विश्व में जो नेवल ब्लॉकेड। ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत नाजुक ऑपरेशन होता है ये। बिल्कुल। ये मतलब आप ऐसा खेल खेल रहे हैं जो अभी तो स्टैंड ऑफ अटैक हो रहा था। इजराइल है 1800 से 2200 किलोमीटर दूर से मिसाइल फेंक रहे ईरान और इजराइल के बीच में। अमेरिका 11,000 किलोमीटर दूर से आया है। अभी आप दोनों पार्टी को इतना करीब ले आ रहे हो जो कि 11,000 किलोमीटर नहीं बल्कि 1100 मीटर दूरी पे आप रख रहे हो। और एक छोटा सा कोई अगर मिस्टेक हो जाता है, मान लीजिए ये जो माइन है, ये माइन के बारे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये पानी के ऊपर, पानी के नीचे और सी बेड के ऊपर ये एंकर होते हैं अलग अलग। और सबसे खतरनाक चीज है, ये माइन ड्रिफ्ट कर सकता है। ड्रिफ्टिंग माइन, एक माइन का कीमत होता है $500 और इसके पास काबिलियत होता है, एक डिस्ट्रॉयर का कीमत होता है $4 बिलियन से $14 बिलियन। एक माइन से $4 से $14 बिलियन का एक डिस्ट्रॉयर को बर्बाद कर सकता है। ड्रिफ्टिंग माइन, इतना ये काम। ये जरूरी नहीं कि ईरान कहीं से फायर करेगा, लेकिन ये जो माइन पड़े हैं इसके वजह से कोई नुकसान होता है, उसका जवाब में अमेरिका क्या करेगा? ये सुपर पावर है, नेचुरली रिटेलिएट करेगा। रिटेलिएट करता है तो ईरान क्या देगा जवाब में? वो काउंटर रिटेलिएट करने जा रहा है। इसका मतलब ये एस्केलेशन ट्रैप में जा रहे हैं, जिसको मैं कहता हूं एस्केलेशन एंट्रैपमेंट। ये जितने एस्केलेट करते जाएंगे उतना ही वो
एक ऑनरेबल डिग्निफाइड एग्जिट से दूर होते जाएंगे, ठीक वो है। निकल नहीं पाएंगे। अभी समय आ गया है प्रेशर डाल के, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी इनके पीछे पड़ के किसी भी तरह डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए से बातचीत करें। डिप्लोमेसी डायलॉग के लिए डोनाल्ड ट्रंप को सामने मत लाइए, उसको बिल्कुल। कम मीडिया के सामने जो एक्सपोज कर रहे हैं, हर 2 मिनट में मीडिया में आ रहे हैं, ट्रुथ स्पेशल को बंद करिए, तब जाके अमेरिका के कोई प्रोग्रेसिव रास्ता वो ले सकता है। नहीं तो आप, मैं कह रहा हूं, ये अमेरिका अगर 30 साल 50 साल के बाद थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनने जा रहा था, अभी अगले 3 साल के अंदर ये डोनाल्ड ट्रंप बना देगा इसको, थर्ड वर्ल्ड से भी घटिया एक देश बन जाएगा। ठीक है जैद अनवर सर, अब देखिए जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, ऐसे में टेबल तो सजानी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसा सुधाकर सर ने कहा कि टेबल से ट्रंप को दूर रखिए, एक बार उपराष्ट्रपति फेल होकर के जा चुके हैं, ऐसे में क्या फिलहाल की स्थिति बनता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि इसमें फ्रांस और ब्रिटेन तो शामिल होने के लिए ऑलमोस्ट तैयार बैठा हुआ है। देखिए, जज्बात दूसरी चीज होती है। बहुत 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 अदब से कह रहा हूँ इनको, इनका जज्बात है और मुझे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब पसंद नहीं है, ये मेरे कोई है नहीं, मगर जो रियलिटी है उनके चेयर का दाम है, उनके चेयर की इज्जत है, और वो प्रेसिडेंट है, चुने हुए प्रेसिडेंट है, उनकी वो इज्जत है बस। जज्बाती बात से अगर पर्सनली मुझे डोनाल्ड ट्रंप साहब तो एक जरा सा पसंद नहीं। जब से अप्रेंटिस बनाते थे, जो अंदाज था उनका बात करने का, मुझे पसंद नहीं थे। इज नथिंग न्यू, हम लोग ब्रॉट अप हुए हैं उसी कल्चर में, उसी साथ में बड़े हुए हैं, हमने तमाम देखा है। इंपॉर्टेंट क्या है, जब बार्गेनिंग पाकिस्तान में हो रही थी, बात पे गौर करिएगा, ठीक है, फुल टाइम 12 दफा उनके मिनिस्टर ने उनको फोन किया, ट्रंप साहब को 12 दफा, बात पे गौर करिएगा। मीटिंग छोड़ा, 12 दफा फोन किया, एक दफा फोन किया, मीटिंग छोड़ा। ये वाशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल बता रहा हूँ, ये हमारा कोई मीडिया नहीं लिखा है, मैं वाशिंगटन पोस्ट ही बता रहा हूँ। फुल टाइम में उसने बात किया। जब आप कोई चीज बार्गेनिंग करते हैं, जब आप किसी से पूछने जाते हैं, उससे बहुत सा चीज मिस होता है, ठीक है। और इनका बार्गेनिंग क्या था कि आप जब एक नफ्स होता है, उर्दू में कहते हैं कि मैंने आपका नफ्स पकड़ लिया, ठीक है ना। अब वो जो नफ्स था ना, वो नफ्स में वो हिस्सा मांग रहे थे जिसको हार्मोन्स कहते हैं आप, कि हम भी उसमें कुछ करेंगे। तो ईरान मर जाएगा, वो नहीं देगा, ठीक है जी। ये एक पहलू। दूसरा है, मैंने शुरुआती तौर पे जो बात की, इंटरनली पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, रिजीम बचाने के लिए, इजराइल अपने रिजीम बचाने के लिए, तमाम चीज एक बात है। इंपॉर्टेंट ट्रंप से ज्यादा अगर कोई दिख रहा है, ट्रंप से ज्यादा अगर कोई वाइड दिखा है, कोई भी जो बात रखा नहीं है, बात को करने का एक मौका होना चाहिए, एक अदब होता है, उसमें नेतन्याहू का जो रोल है सबसे गंदा है। इसलिए कि जब आपके पांव में दर्द होता है, आप पांव के दर्द को देख इग्नोर करते हैं, मगर दांत का दर्द ज्यादा होता है, ये सेंसिटिव दर्द, उस पर आप गाल पकड़ लेते हैं। उसी तरह नेतन्याहू साहब ने जो तमाम के तमाम बात को नहीं रखा, समझिए ना बात को, जो उन्होंने बाकायदा हिजबुल्लाह में, लेबनान में बम पे बम मारे थे, कहीं ना कहीं जो पहुंचे थे पाकिस्तान में ईरान के, उनके प्लेन का पहले एक मैसेज सुनिएगा, मैसेज क्या था। उनके प्लेन में तमाम के तमाम स्कूल के बच्चे के बैग था, जो स्कूल में उन्होंने बम मारा था, उसमें तक वो जिस अंदाज से गए, जब वो बात कर रहे थे, उनका पहला सवाल यही था कि उनको लेबनान भी, इस मुआहदे का लेबनान सबसे पहला कॉलम है कि लेबनान पे कोई कुछ नहीं हुआ। तो वो वहीं तो अमेरिका या इजराइल वहीं पहले ही तो वो गलती कर रहा था कि बात आगे नहीं बढ़े। जब आप एक आदमी को चॉइस नहीं देंगे तो फिर बात नहीं होती। मगर फिर आपको एक बात कहता हूं, ये कहीं ना कहीं हाथी का दांत दिखने के लिए कुछ और है, पैरेलल बार्गेनिंग होगा और पैरेलल बात चलेगा। अब ये लड़ाई रुक जाएगी, क्योंकि आपके चम्मच की बात आ गई है। पूरे दुनिया में एक खाना जो खा रहे हैं आप, वो तमाम से तमाम आपका 20% 40% आपका एक्सपेंसेस बढ़ चुका है, और ये हर इंसान, हर घर पे अब असर होना शुरू हो गया। ठीक है सर, अब 10-10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट आप सभी से चाहेंगे। रवि सर, शुरुआत आपसे, 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट, स्थिति क्या बनती अब दिख रही है आगे? देखिए, एक चीज जो रह गई है, वो अमेरिका में काफी बात हो रही है 25th अमेंडमेंट की। जो 25th अमेंडमेंट है, वो है कि बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट जो है, उसको आप जो है प्रेसिडेंट को हटाएं और वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त कीजिए। ये बहुत ज्यादा दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में चल रही है, क्योंकि लोग उठा रहे हैं कि शायद कोई मेडिकल सिचुएशन है। मेरा एक बड़ा क्लियर है कि इसका जो निर्णय होगा वो भारत को बीच में डाल के ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है सर। अजिताभ सर, 10 सेकंड में जल्दी से। देखिए, मैं क्विकली यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि ईरान को भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। इजराइल एक सत्य है, 160 से ज्यादा देश
फलस्तीन को भी मानते हैं और इजराइल को भी मानते हैं। फिर ईरान क्यों नहीं मानता है? ये वही ईरान जो 1953 में, और ईरान इनफैक्ट दूसरा मुस्लिम कंट्री था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, और इस्लामिक रेजिमे आने के बाद उसने मान्यता देना से पिछले 47 साल से क्यों खत्म कर दिया। और इस जंग की वजह, एक बहुत बड़ी वजह मुझे लगता है इजराइल है। ईरान को थोड़ा सा वर्ल्ड कम्युनिटी को देखना होगा, उसकी आवाज को भी सुनना होगा, और अपने जनता की आवाज को की भी अनदेखी वो नहीं कर सकता। ठीक है सुधाकर सर, पिछले 47 साल में अमेरिका ईरान के खिलाफ डायरेक्ट लड़ाई की है क्या? इसको छोड़ के नहीं किया है। अभी 2 बार हो चुका है, 2 साल के अंदर 2 बार हो चुका है। किस लिए हुआ है? और वही प्रेसिडेंट है जो कि इलेक्शन कैंपेनिंग में बार बार बोलते गए कि ईरान के खिलाफ वो लड़ाई नहीं करेंगे, नई लड़ाई शुरू नहीं करेंगे। ये बोलने के बावजूद भी ये प्रेसिडेंट क्यों झुक गए? चाहे नेतान्याहू, मुझे भी मालूम है जज्बा की बात में बिल्कुल सहमत हूं, मोहम्मद साहब बिल्कुल सही बात कहते हैं। बिल्कुल सर, आज समय हो चुका है सर, 10 सेकंड में सर, जल्दी से एक बात बताना चाहता हूं। नेतान्याहू और नो नेतान्याहू ये बड़ी प्लान कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्लीन ब्रेक, 97 वाला टॉप सीक्रेट। अब अनवर सर के पास जा रहा हूं। अनवर सर 10 सेकंड में जल्दी से। देखिए सिंपल लॉजिक है, ये बात पैरेलल चलेगी, ये लड़ाई इसी तरह चलेगी, इसमें कोई नहीं जीता। जब किताब लिखी जाएगी या तारीख लिखी जाएगी, इसमें ठीक है सर। चलिए सर, इतना ही वक्त है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।